हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th हिंदी के पूरे किताब से 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो 2027 की एग्जाम में 100% टकराने की गारंटी है बाबू। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बाल कृष्ण भट्ट जी के पिताजी का क्या नाम था? तो आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेणी प्रसाद भट्ट। उसके बाद 2 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाज या धुआं जमा रहता वह भाप बनकर निकल पड़ता कैसे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बातचीत के जरिए। उसके बाद 3 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ललित निबंध। उसके बाद 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में परी बात खुल जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 लोगों में। उसके बाद 5 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बातचीत के जरिए क्या भाप बनकर निकल जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मवाद या धुआं। उसके बाद 6 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि कहाँ के लोग में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोप के लोगों में। उसके बाद 7 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर किस कहानी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था। उसके बाद 8 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हैं? तो उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि उसने कहा था कहानी में किसने अपना जर्सी उतार कर बोधा सिंह को दे दिए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लहना सिंह ने। उसके बाद 10 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? तो लहना सिंह का गांव का नाम था मांझे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 11 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक था वजीरा सिंह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 12 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोधा सिंह। उसके बाद 13 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि उसने कहा था कहानी में भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के साथ। उसके बाद 14 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छात्र आंदोलन का। उसके बाद 15 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाउल। उसके बाद 16 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों दूर देश की जनता को जाना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद 17 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिताब दियारा में। उसके बाद 18 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की कैसी स्थिति थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुढ़ापा और बीमारी। उसके बाद 19 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभावती देवी। उसके बाद 20 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस पार्टी में।
21 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली हुई दो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस पाठ से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धनारीश्वर से। उसके बाद 22 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन हैं? तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी। उसके बाद 23 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्धनारीश्वर। उसके बाद 24 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेगूसराय। उसके बाद 25 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रवि सिंह। उसके बाद 26 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक है प्रणभंग। उसके बाद 27 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छात्र सहोदर। उसके बाद 28 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दिनकर जी किस युग के कवि थे? तो दिनकर जी थे छायावातर युग के कवि थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 29 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर जी का। उसके बाद 30 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर जी। उसके बाद 31 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि करवक के कवि कौन हैं? तो करवक के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बाबू आप लोग कमेंट भी जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों का कमेंट से मेरा मनोबल बढ़ता है और वीडियो बनाने का भी मन करता है। उसके बाद 32 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मलिक मोहम्मद जायसी जी का। उसके बाद 33 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि किन्हें प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मलिक मोहम्मद जायसी जी का। उसके बाद 34 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सूरदास जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो सूरदास जी का जन्म था सीही, दिल्ली के पास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 35 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सत्संग में किसकी अभिरुचि थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरदास जी का। उसके बाद 36 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सूरदास किस धारा के कवि थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 37 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस कला के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल के। उसके बाद 38 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि वरवै रामायण किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास जी का। उसके बाद 39 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास ने विद्या का अध्ययन किए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 वर्ष। उसके बाद 40 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था? तो तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु का नाम था नरहरिदास, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 41 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि रामचरितमानस किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास जी का। उसके बाद 42 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि गीतावली किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। उसके बाद 43 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वृंदावन। उसके बाद 44 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि नाभादास की छप्पय कविता में किन दो कवित्रियों के बारे में बताया गया है, मतलब कवियों के बारे में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
कबीर और सूरदास का। उसके बाद 45 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि कबीरदास किस शाखा के कवि थे? तो कबीरदास थे निर्गुण शाखा के कवि थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 46 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि नाभादास किस काल के कवि थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भक्ति काल के। उसके बाद 47 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 48 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि छत्रसाल दशक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भूषण। उसके बाद 49 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वीर रस। उसके बाद 50 नंबर का प्रश्न और सबसे लास्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सूरसागर किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सूरदास जी का। तो चलिए आज के क्लास में हम सभी 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवा दिए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा बाबू कि आज का क्लास आपको कैसा लगा।